सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल पर आधारित यानी विश्व के भूगोल पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम ऐसे यहाँ 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि नए क्वेश्चंस है और पेपर में पूछे जा चुके हैं। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं और आपको पेपर की तैयारी करवाता रहूं। तो सबसे पहला प्रश्न है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैल विज्ञान। चट्टानों का जो अध्ययन है उसे हम शैल विज्ञान कहते हैं, या तो इंग्लिश में कहे तो उसे हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। इंग्लिश में कहते हैं पेट्रोलॉजी और हिंदी में कहते हैं शैल विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों की कितनी मुख्य श्रेणियां होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। चट्टानों की कुल 3 श्रेणियां होती है जो कि है इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंटरी रॉक। ऐसे 3 प्रकार होते हैं चट्टानों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानें किससे बनती है? तो इसका सही जवाब है लावा व मैग्मा से। आग्नेय चट्टानें जो है वो लावा व मैग्मा से बनती है। नेक्स्ट, अवसादी चट्टानें किस प्रक्रिया से बनती है? तो इसका सही जवाब है निक्षेपण। निक्षेपण से बनती है अवसादी चट्टानें। नेक्स्ट, कायांतरित चट्टानें कैसे बनती है? तो वह है दबाव व ताप से। कायांतरित चट्टानें जो है वो दबाव व ताप से बनती है। नेक्स्ट, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका सही जवाब है आग्नेय। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय प्रकार की चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुआ पत्थर किस श्रेणी की चट्टान है? तो इसका सही जवाब है अवसादी। बलुआ पत्थर जो है वो अवसादी श्रेणी की चट्टान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर किससे बनता है? तो इसका सही जवाब है चूना पत्थर। संगमरमर जो है वो चूना पत्थर से बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो सही जवाब है अवसादी चट्टान। कोयला जो है वो एक अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट प्रश्न, शेल चट्टान किससे बनती है? तो इसका सही जवाब है मिट्टी के कणों से बनती है। शेल चट्टान जो है वो मिट्टी के कणों से बनती है। नेक्स्ट, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका सही जवाब है आग्नेय। बेसाल्ट जो है वो आग्नेय प्रकार की चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण क्या है? तो जो ऑप्शन में दिया गया वो है बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है वो एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछा गया और चांस है कि आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो वो है अवसादी चट्टान। चूना पत्थर जो है वो अवसादी प्रकार की चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्टजाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो है कार्यांतरित। कार्यांतरित चट्टान है। कॉर्टजाइट जो है वो एक कार्यांतरित चट्टान है। नेक्स्ट, कंकड़, रेत व मिट्टी बनना किस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? तो है अपक्षय। अपक्षय यानी होता है वेदरिंग। वेदरिंग से जुड़ा हुआ है कंकड़, रेत व मिट्टी का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो है अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं जीवाश्म। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पपड़ी का अधिकतम भाग किससे बना है? तो वो बना है ग्रेनाइट से। याद रखना है, पृथ्वी की पपड़ी का जो अधिकांश भाग है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। नेक्स्ट, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका सही जवाब है रूपांतरित चट्टान है। संगमरमर जो है वो एक रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोरतम चट्टान कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में से कठोरतम क्या है? तो वो है हीरा। हीरा एक कठोरतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट चट्टान में मुख्य तत्व क्या है? तो मुख्य तत्व है कैल्शियम व मैग्नीशियम। डोलोमाइट चट्टान में मुख्य तत्व है
कैल्शियम व मैग्नीशियम। नेक्स्ट, आग्नेय चट्टान का दूसरा नाम क्या है? तो है प्राथमिक शैल। आग्नेय चट्टान का दूसरा नाम है प्राथमिक शैल। नेक्स्ट, कोयला किससे बनता है? तो बनता है पौधों के अवशेष से। कोयला बनता है पौधों के अवशेष से बनता है कोयला। नेक्स्ट, पेट्रोलियम मुख्यतः किस चट्टान में मिलता है? तो वो मिलता है शेल में। पेट्रोलियम जो है मुख्य रूप से शेल चट्टान में मिलता है। नेक्स्ट, अवसादी चट्टानों की पहचान क्या है? तो उसकी पहचान होती है उसकी परतें। अवसादी चट्टानों की पहचान है उसकी परतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट का मुख्य खनिज क्या है? तो मुख्य खनिज है क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार। ग्रेनाइट का जो मुख्य खनिज है वो है क्वार्ट्ज। नेक्स्ट, गैब्रो किस प्रकार की चट्टान है? तो वो है आग्नेय। गैब्रो जो है वो आग्नेय प्रकार की चट्टान है। नेक्स्ट प्रश्न, नाइस किस प्रकार की चट्टान है? तो वो है कार्यांतरित। नाइस जो है वो कार्यांतरित प्रकार की चट्टान है। नेक्स्ट, स्लेट किससे बनता है? तो वो बनता है शेल से। स्लेट जो है वो शेल से बनता है। नेक्स्ट, शैल चक्र में अंतिम अवस्था क्या है? तो उसका है पिघलना। शैल चक्र में जो अंतिम अवस्था होती है वो होता है पिघलना। नेक्स्ट, आग्नेय चट्टानें कैसे ठंड होती है? तो ठंडी होती है धीरे धीरे और तेजी से। धीरे धीरे या तो फिर तेजी से ठंडी होती है आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट, कोरंडम किस प्रकार का खनिज है? तो है कठोर। कोरंडम जो है वो कठोर प्रकार का खनिज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर का मुख्य घटक क्या है? तो उसका मुख्य घटक है रेत, सैंड। बलुआ पत्थर का जो मुख्य घटक है वो है रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों को तोड़कर छोटे छोटे कणों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपक्षय यानी वेदरिंग। चट्टानों को तोड़ छोटे छोटे कणों में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तित चट्टानों का एक उदाहरण क्या है? तो वो है संगमरमर। परिवर्तित चट्टानों का एक उदाहरण है संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी चट्टानों में रंग कैसे आता है? तो वो आता है खनिजों से। अवसादी चट्टानों में रंग आता है खनिजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख जैसी चट्टानें कहलाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है ज्वालामुखीय राख। राख जैसी चट्टानें कहलाती है ज्वालामुखीय राख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? तो वो चट्टान है बेसाल्ट। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली जो चट्टान है वो है बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप किस चट्टान से बना है? तो वो बना है बेसाल्ट से। हवाई द्वीप जो है वो बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों का रूपांतरण किस चक्र से होता है? तो वो शैल चक्र से होता है। चट्टानों का जो रूपांतरण है वो शैल चक्र से होता है। नेक्स्ट, मिट्टी बनने का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है चट्टानों का अपक्षय। मिट्टी बनने का एक मुख्य कारण है चट्टानों का अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई ग्रेड कार्यांतरण का उदाहरण क्या है? तो उसका उदाहरण है नाइस। नाइस जो है वो हाई ग्रेड कार्यांतरण का उदाहरण है। नेक्स्ट, लो ग्रेड कार्यांतरण का उदाहरण क्या है? तो वो है स्लेट। लो ग्रेड कार्यांतरण का उदाहरण है स्लेट। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर बनने वाली आग्नेय चट्टानें वो है बाहरस्पीयर। बाहरस्पीयर है पृथ्वी की सतह पर बनने वाली आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट, लावा से किस प्रकार की चट्टानें बनती है? तो बनती है बाहरस्पीयर। याद रखना है कि लावा से बनती है बाहरस्पीयर। नेक्स्ट, मैग्मा से बनने वाली चट्टानें कौन सी है? तो वो है बाहर बनती है। मैग्मा से बनने वाली चट्टानें जो है वो बाहर बनती है। नेक्स्ट, ग्रेनाइट में दाने कैसे होते हैं? तो वो होते हैं बड़े। ग्रेनाइट में जो दाने हैं वो होते हैं बड़े। नेक्स्ट, बेसाल्ट के दाने कैसे होते हैं? तो वो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। बेसाल्ट के दाने बहुत छोटे होते हैं।
नेक्स्ट, चट्टानें किस चीज का महत्वपूर्ण भाग है? तो वो स्थल मंडल का महत्वपूर्ण भाग है चट्टानें। याद रखना है, चट्टानें जो है वो स्थल मंडल का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट, डायोराइट किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आग्नेय। डायोराइट जो है वो आग्नेय प्रकार की चट्टान है। नेक्स्ट, शैल चक्र का मुख्य चालक क्या है? तो उसका मुख्य चालक है सूर्य और भूताप। शैल चक्र का एक मुख्य कारण है सूर्य और भूताप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो उसका सही जवाब है भूकंप विज्ञान के अंतर्गत आता है भूकंप का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप ऊर्जा का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फोकस। भूकंप ऊर्जा का उद्गम स्थल कहलाता है फोकस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहां भूकंप सबसे पहले महसूस होता है, तो उसे कहते हैं उपकेंद्र। पृथ्वी की सतह का वह स्थान जहां भूकंप सबसे पहले महसूस होता है उसे कहते हैं उपकेंद्र। नेक्स्ट, भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूकंप को मापने वाला जो यंत्र है उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? तो पैमाना है रिचर्ड स्केल। रिचर्ड स्केल पर मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो वो इकाई है मैग्नीट्यूड। भूकंप की तीव्रता को मापने की इकाई को कहते हैं मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, भूकंप की मात्रा यानी उसकी इंटेंसिटी किस पैमाने पे मापी जाती है? तो सही जवाब है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल पर मापी जाती है भूकंप की मात्रा यानी उसकी इंटेंसिटी। नेक्स्ट, कौन सी तरंग सबसे तेज चलती है? तो वो तरंग है पी वेव, यानी पी तरंग जो है वो सबसे तेज चलने वाली तरंग है भूकंप के समय में। अगला प्रश्न है, कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस व द्रव दोनों में चल सकती है? तो वो पी वेव है जो कि ठोस और द्रव दोनों में चल सकती है। अगला प्रश्न है कि एस वेव किस में नहीं चल सकती? तो वो द्रव में नहीं चल सकती। एस वेव जो है वो द्रव में नहीं चल सकती है। अगला प्रश्न है कि भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण होता है प्लेटों की गति। भूकंप का एक मुख्य कारण है प्लेटों की गति। अगला प्रश्न है, भारत किस प्लेट पर स्थित है? तो वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है भारत। याद रखना है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अगला प्रश्न है, सुनामी किस कारण होती है? तो मुख्य कारण उसका है भूकंप। सुनामी जो है वो एक मुख्य कारण है भूकंप के वजह से। अगला प्रश्न है कि भूकंप के दौरान सबसे अधिक नुकसान किससे किससे होता है? तो वो एस वेव से होता है। जो एस वेव होती है उससे सबसे अधिक नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने पर 7 के ऊपर का भूकंप कैसा माना जाता है? तो वो बेहद प्रबल माना जाता है। 7 के ऊपर अगर रिएक्टर स्केल का पैमाना है तो वो प्रबल भूकंप माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भूकंप केंद्र की गहराई कितनी हो सकती है? तो वो 700 किलोमीटर तक हो सकती है। भूकंप केंद्र की जो गहराई है वो 700 किलोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की कौन सी परत में भूकंप होते हैं? तो वह है क्रस्ट में। पृथ्वी के क्रस्ट परत में भूकंप होते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे भूकंप संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। भारत का जो सबसे भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है दिए गए ऑप्शन में से वो है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भूकंप के क्षेत्र बांटने के कितने जोन भारत में है? तो वो 4 जोन है। भूकंप क्षेत्र बांटने में 4 जोन है भारत में। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में अधिकतर भूकंप किसके कारण होते हैं? तो वो होते हैं प्लेट टकराव के कारण। उत्तर भारत में अधिकतर भूकंप जो है वो प्लेट टकराव के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी है?
तो वो है मरियाना। मरियाना जो ट्रेंच है वो दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच है। अगला प्रश्न है मरियाना ट्रेंच किससे बनी है? तो बनी हुई है प्लेट सबडक्शन से। मरियाना ट्रेंच जो है वो प्लेट सबडक्शन से बनी हुई है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप कहाँ आया था? तो आया था गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ में आया था भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप, जो कि 2001 में आया था। अगला प्रश्न है 2004 की सुनामी किस समुद्र से जुड़ी थी? तो वो जुड़ी हुई थी हिंद महासागर से। 2004 की जो सुनामी है वो हिंद महासागर से जुड़ी थी। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर पैमाना किसने विकसित किया? तो वो है चार्ल्स रिएक्टर ने। चार्ल्स रिएक्टर ने रिएक्टर पैमाना विकसित किया था। अगला प्रश्न है कि भूकंप का कारण बनने वाली दरारें क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं फॉल्ट। भूकंप का कारण बनने वाली जो दरार है उसे फॉल्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कब भूकंप आते हैं? जब प्लेटें फिसलती है। मुख्य कारण है कि जब प्लेटें फिसलती है तब भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न है क्षैतिज धक्का किसकी विशेषता है? तो वो लव वेव की विशेषता है क्षैतिज धक्का। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वाधर हिलना किसकी पहचान है? तो वो रेले वेव की पहचान है। ऊर्ध्वाधर हिलना जो है वो रेले वेव की पहचान है। अगला प्रश्न है किस तरंग से भवनों को सबसे अधिक क्षति पहुंचती है? तो वह है सतही तरंगे। सतही तरंगे से भवनों को अधिक नुकसान पहुंचती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप भविष्यवाणी। तो भूकंप भविष्यवाणी जो है वो आंशिक संभव है। आंशिक तौर पर संभव है भूकंप आएगा ऐसी भविष्यवाणी करना। अगला प्रश्न है कि कौन सी तरंग सबसे अंत में पहुंचती है? तो जो तरंग है वो है सतही तरंग। सतही तरंग जो है वो सबसे अंत में पहुंचती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान किससे मिलता है? तो वो है भूकंपीय तरंग से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान जो है वो हमें भूकंपीय तरंग से मिलता है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो वो है हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में भूकंप आने की जो संभावना है वो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म भूकंप का मैग्नीट्यूड क्या है? तो वो है 0 से लेके 2 तक। सूक्ष्म भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 से 2 है। नेक्स्ट फॉल्ट लाइन का उदाहरण क्या है? तो वो है सैन एंड्रियास। फॉल्ट लाइन का जो उदाहरण है वो है सैन एंड्रियास। अगला प्रश्न है भूकंप सामान्यतः कितनी देर चलता है? तो सही जवाब है कुछ सेकंड तक। भूकंप जो है वो कुछ सेकंड देर तक चलता है। नेक्स्ट भूकंप से सबसे अधिक क्या प्रभावित होता है? तो वो है स्थल मंडल। भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित होता है स्थल मंडल। अगला प्रश्न है शहरी क्षेत्रों में अधिक नुकसान किसके कारण होता है? तो वो इमारतों की वजह से होता है। जब भूकंप आता है तो शहरी क्षेत्रों में इमारतों को सबसे अधिक नुकसान होता है। नेक्स्ट निम्न में से भूकंप का द्वितीय प्रभाव क्या है? तो वो है सुनामी। भूकंप का द्वितीय प्रभाव है सुनामी। अगला प्रश्न है पी वेव का दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है प्राइमरी वेव। पी वेव का दूसरा नाम है प्राइमरी वेव। अगला प्रश्न है एस वेव का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है सेकेंडरी वेव। एस वेव का दूसरा नाम है सेकेंडरी वेव। नेक्स्ट भूकंप का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड मैग्नीट्यूड कौन सा है? तो वो है 9.5 का। भूकंप का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड मैग्नीट्यूड है 9.5 वाला। नेक्स्ट पृथ्वी का केंद्र किस गहराई पर हो सकता है? तो है सभी, यानी जो भी दिए गए ऑप्शन में से उसका फोकस जो है वो भूकंप का फोकस जो है वो इस दिए गए ऑप्शन में से सभी गहराई पर हो सकता है। नेक्स्ट केंद्रीय भूकंप किसे कहते हैं? तो वो केंद्र के पास वाले भूकंप को केंद्रीय भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है?
तो उसका संबंध है ज्वालामुखी और भूकंप से। रिंग ऑफ फायर का जो संबंध है वो ज्वालामुखी और भूकंप से है। नेक्स्ट, भूकंप किस प्रकार की ऊर्जा छोड़ता है? तो भूकंपीय ऊर्जा छोड़ता है। भूकंप जो है वो एक भूकंपीय ऊर्जा छोड़ता है। नेक्स्ट, कौन सी तरंगे सतह के साथ चलती है? तो वो है सतही तरंग। सतही तरंग जो है वो तरंगों के साथ में चलती है। अगला प्रश्न है, 1960 का महान चिली भूकंप किस महाद्वीप में आया था? तो वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आया था 1960 का महान चिली भूकंप। नेक्स्ट, भारत में भूकंप की निगरानी कौन करता है? तो वो करता है IMD यानी भारतीय मौसम विभाग करते हैं भारत में भूकंप की निगरानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? याद रखना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो एक जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। याद रखना है कि सुनामी जो है वो एक जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी का शब्द का अर्थ क्या है? तो है बंदरगाह की लहरें। सुनामी का जो अर्थ होता है वो है बंदरगाह की लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण होता है समुद्री भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री भूकंप। अगला प्रश्न है, सुनामी किन क्षेत्रों में बनती है? तो वो महासागर क्षेत्रों में बनती है सुनामी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुनामी जो है वो महासागर क्षेत्रों में बनती है। अगला प्रश्न है कि किससे सुनामी उत्पन्न हो सकती है? तो सही जवाब है समुद्री भूकंप से। समुद्री भूकंप से सुनामी उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट, सुनामी की गति सामान्यतः कितनी होती है? तो वो है 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा। 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है सुनामी की गति सामान्य तौर पर। नेक्स्ट है कि सुनामी की लहरें की ऊंचाई कितनी हो सकती है? तो वो 10 से 20 मीटर ऊंची हो सकती है। वो निर्भर करता है कि उसकी कितनी तीव्रता है, कितनी इंटेंसिटी है, लेकिन सामान्य जो है सुनामी की लहरें 10 से 20 मीटर ऊंचाई तक उठती है। अगला प्रश्न है कि सुनामी की उत्पत्ति किस प्रकार की ऊर्जा से होती है? तो वो है स्थितिज ऊर्जा। सुनामी की जो उत्पत्ति है वो स्थितिज ऊर्जा की से होती है। नेक्स्ट, 2004 की विनाशकारी सुनामी का केंद्र कहाँ था? तो वो था इंडोनेशिया में। 2004 में जो विनाशकारी सुनामी आया था उसका जो केंद्र था वो था इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, 2004 की सुनामी किस महासागर से संबंधित थी? तो संबंधित थी हिंद महासागर से। 2004 की जो सुनामी है वो हिंद महासागर से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, 2004 की सुनामी में भारत का सबसे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो वो था तमिलनाडु। 2004 की सुनामी में भारत का प्रभावित क्षेत्र था तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट, सुनामी की चेतावनी देने वाली प्रणाली क्या है? तो वो है सुनामी वार्निंग सिस्टम। सुनामी वार्निंग सिस्टम है सुनामी की चेतावनी देने वाली प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारत में सुनामी चेतावनी कौन जारी करता है? तो वो करता है INCOIS। इसका शॉर्ट फॉर्म है ये INCOIS। ये जो है वो है सुनामी की जो है चेतावनी जारी करता है। अगला प्रश्न है कि INCOIS का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, सुनामी मुख्यतः किस समुद्र क्षेत्र में ज़्यादा आती है? तो है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर में सुनामी मुख्य सबसे ज़्यादा आती है। अगला प्रश्न है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है प्रशांत महासागर में है रिंग ऑफ फायर स्थित। अगला प्रश्न है, किन तरंगों से सुनामी जन्म लेती है? तो वह है भूकंपीय तरंगों से। भूकंपीय तरंगों से सुनामी जन्म लेती है। नेक्स्ट, सुनामी सबसे पहले किसे प्रभावित करती है? तो वो तटीय क्षेत्र को। याद रखना है, जो सुनामी है वो सबसे पहले तटीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, सुनामी की लहरें किन कारणों से खतरनाक होती है? तो ऊंचाई भी, गति और जल की मात्रा, ये तीनों कारणों से सुनामी जो है वो खतरनाक होती है। अगला प्रश्न है, सुनामी कहाँ नहीं आती? तो वो है भूमि। सुनामी जो है वो भूमि में नहीं आती है। अगला प्रश्न है, सुनामी का पता लगाने के लिए किसका उपयोग होता है?
तो हम पता करते हैं सैटेलाइट सिस्टम का। सैटेलाइट सिस्टम से सुनामी का प्रयोग यानी सुनामी का पता लगाते हैं। अगला प्रश्न है डार्ट सिस्टम क्या मापता है? तो डार्ट सिस्टम मापता है समुद्र तल की हलचल। डार्ट सिस्टम मापता है समुद्र तल की हलचल। अगला प्रश्न है सुनामी का मुख्य द्वितीय प्रभाव क्या है? तो है भूस्खलन। सुनामी का मुख्य द्वितीय प्रभाव है भूस्खलन। अगला प्रश्न है सुनामी किन क्षेत्रों में सबसे कम असर करती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रखना है। तो वो है ऊंचाई वाले। सुनामी जो है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सबसे कम असर करती है। अगला प्रश्न है सुनामी की लहरें किन से प्रभावित होती है? तो गहराई, स्थलाकृति, जल की मात्रा, ये तीनों से प्रभावित होती है सुनामी की लहरें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समुद्र में सुनामी की लहरें कैसी होती है? तो वो है कम ऊंचाई लेकिन तेज। समुद्र में जो सुनामी की लहरें है वो कम ऊंचाई लेकिन तेज होती है। अब अगला प्रश्न है कि किन देशों में सुनामी अधिक आती है? तो वो है जापान में। जापान देश में सुनामी जो है वो सबसे अधिक आती है। अगला प्रश्न है कि जापान में सुनामी की चेतावनी कौन देता है? तो वो है JMA। JMA जो है वो जापान में सुनामी की चेतावनी देता है। अगला प्रश्न है सुनामी किन कारणों से भी उत्पन्न हो सकती है? तो वो पनडुब्बी भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट और उल्कापिंड, ये तीनों से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कहता है कि सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की सुनामी किस देश में आई थी? तो इसका सही जवाब है नेपाल में। 2011 की जो सुनामी है वो नेपाल देश में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 जापान सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सो गाइस करेक्शन कर लेना, ये जापान नहीं, ये नेपाल नहीं, ये जापान है। 2011 की जो सुनामी है वो आई थी जापान में। और फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 जापान की सुनामी का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था समुद्री भूकंप। 2011 में जापान सुनामी का जो मुख्य कारण था वो था समुद्र में भूकंप का आना। अगला प्रश्न है सुनामी किस प्रकार की तरंग है? तो वो है लंबी तरंग होती है। सुनामी जो है एक प्रकार की एक लंबी तरंग है। अगला प्रश्न है कि सुनामी की भविष्यवाणी कैसा है? तो वो कठिन है लेकिन तकनीकी रूप में अब संभव है। सुनामी की जो भविष्यवाणी है वो अब कठिन है उसका पता करना, लेकिन अब तकनीकी तौर पे एक संभव भी है। अगला प्रश्न है सुनामी में सबसे अधिक क्षति किस चीज से होती है? तो वो होती है तेज बहाव से। सुनामी में जो सबसे अधिक क्षति है वो तेज बहाव से होती है। अगला प्रश्न है समुद्र के अंदर दबाव में अचानक बदलाव क्या है? तो वो होता है सुनामी का कारण। समुद्र के अंदर दबाव में अचानक बदलाव है सुनामी का कारण। अगला प्रश्न है कि सुनामी से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो सड़क भी होता है, बंदरगाह भी होता है और पुल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये जो तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, सुनामी की लहरें किसकी तरह होती है? तो वो ज्वार और भाटा, बढ़ना और उतरना, ऐसी होती है सुनामी की लहरें। नेक्स्ट, सुनामी किसे प्रभावित नहीं करती है? तो वो पहाड़ी क्षेत्र को। दिए गए ऑप्शन में से पहाड़ी क्षेत्र को सुनामी प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट, सुनामी की ऊंचाई किन पर निर्भर करती है? पानी की गहराई, समुद्री भूकंप की शक्ति और प्लेट की गति, ये तीनों पर निर्भर करती है सुनामी की ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है सभी सही जवाब इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि किस महासागर का अधिकांश क्षेत्र सुनामी प्रणव है? तो वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का जो अधिकांश क्षेत्र है वो सुनामी प्रणव है। नेक्स्ट, सुनामी की सबसे बड़ी लहर कहाँ दर्ज हुई? तो दर्ज हुई थी अलास्का में। सुनामी की जो सबसे बड़ी लहर है वो दर्ज हुई थी अलास्का में। नेक्स्ट, सुनामी के समय समुद्र जल अचानक क्या होता है? तो वो एक तो बढ़ जाता है नहीं तो कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी कहता है दोनों हो सकते हैं, एक तो कम हो सकता है या तो फिर एक बढ़ सकता है। नेक्स्ट, किन क्षेत्रों को सुनामी का खतरा सबसे कम है? तो वो पर्वतीय क्षेत्र को
सुनामी का जो खतरा है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट, किस तरंग से सुनामी ऊर्जा समुद्र में फैलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घीय। दीर्घीय तरंग से सुनामी ऊर्जा समुद्र में फैलती है। नेक्स्ट, सुनामी का पूर्व संकेत क्या है? तो उसका पूर्व संकेत है समुद्र का हटना। सुनामी का पूर्व संकेत है समुद्र का हटना। नेक्स्ट, किस समुद्र में सुनामी का खतरा कम है? तो वो भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में सुनामी का खतरा सबसे कम है। नेक्स्ट, सुनामी से बचाव के लिए क्या आवश्यक है? तो उसका एकमात्र ऑप्शन है ऊंचे स्थान पर जाना। ऑप्शन में दिए गए में से ऊंचे स्थान पर जाना जो है वो सुनामी से बचाव के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, सुनामी के दौरान किससे संचार किया जाता है? तो वो सोशल मीडिया, रेडियो और टीवी, ये तीनों से संचार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि सभी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 सुनामी में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा था? तो वो था इंडोनेशिया। 2004 सुनामी में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश था इंडोनेशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का असर सबसे अधिक किस दूरी तक जाता है? तो वो कोई स्पेसिफिक नहीं है लेकिन कई किलोमीटर तक जाता है। सुनामी का जो असर है वो कई किलोमीटर दूर तक जाता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी किसका परिणाम होता है? तो सही जवाब है पृथ्वी के अंदर की गर्मी। ज्वालामुखी जो है वो पृथ्वी के अंदर की गर्मी का परिणाम होता है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? सही जवाब है लावा। ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ उसे लावा कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के अंदर पिघली चट्टान को क्या कहते हैं? तो उसे मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर पिघली चट्टान को मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा ज्वालामुखी निष्क्रिय ज्वालामुखी कहलाता है? तो सही जवाब है जो लंबे समय से शांत हो। जो लंबे समय से शांत हो उस ज्वालामुखी को निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है ओजोल डेल सालाडो। ओजोस डेल सालाडो उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट, भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो वो है बैरन द्वीप। भारत में बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सही जवाब है प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं ज्वालामुखी सबसे अधिक। अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर के ज्वालामुखीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आग का घेरा। प्रशांत महासागर के ज्वालामुखीय क्षेत्र को कहा जाता है आग का घेरा यानी रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट, लावा के ठंडा होने पर कौन सी चट्टान बनती है? तो वो बनती है कायांतरित चट्टान बनती है लावा के ठंडा होने पर। नेक्स्ट है वह छिद्र जिससे लावा बाहर आता है क्या कहलाता है? तो उसे वेंट कहते हैं। जो छिद्र है जो उससे लावा बाहर आता है उसे वेंट कहते हैं। नेक्स्ट, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बनी बड़ी गोलाकार झील क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं काल्डेरा। काल्डेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा ज्वालामुखी इटली में है? तो है एटना। एटना ज्वालामुखी जो है वो इटली में है। नेक्स्ट, जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है माउंट फूजी। जापान का जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी है वो है माउंट फूजी। नेक्स्ट, राख, गैस और धूल के मिश्रण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्मॉग। स्मॉग कहा जाता है राख, गैस और धूल के मिश्रण को स्मॉग कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सी गैस ज्वालामुखी से अधिक निकलती है? तो ज्वालामुखी से अधिक निकलने वाली गैस जो है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है। नेक्स्ट, मौना लोआ किस देश में है? तो वो है अमेरिका देश में।
मौना लोआ जो है वो अमेरिका देश में स्थित है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी विस्फोट का कारण क्या है? तो उसका कारण है मैग्मा दबाव। ज्वालामुखी विस्फोट का कारण है मैग्मा दबाव। नेक्स्ट, स्ट्रेटोवोल्केनो किस प्रकार का होता है? तो वो होता है परतदार ज्वालामुखी। स्ट्रेटोवोल्केनो होता है परतदार ज्वालामुखी। नेक्स्ट, शील्ड ज्वालामुखी का आकार कैसा होता है? तो उसका आकार ढाल जैसा होता है। शील्ड ज्वालामुखी का जो आकार है वो ढाल जैसा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा ज्वालामुखी शील्ड प्रकार का होता है? तो वो है मौना लोआ। मौना लोआ जो अमेरिका में है, वो जो ज्वालामुखी है वो एक ज्वालामुखी शील्ड प्रकार का है। नेक्स्ट, क्राकाटोआ कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है इंडोनेशिया में। क्राकाटोआ इंडोनेशिया देश में स्थित ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, भारत का निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो है नारकोंडम। नारकोंडम ज्वालामुखी जो है वो निष्क्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, अनेक पेंट वाले ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है फिशर। अनेक वेंट वाले ज्वालामुखी को कहते हैं फिशर। अगला प्रश्न है, मैग्मा में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? तो वो होता है सिलिका। मैग्मा में सबसे अधिक जो तत्व है वो है सिलिका। नेक्स्ट, राख वर्षा किससे होती है? होती है ज्वालामुखीय विस्फोट से। राख वर्षा होती है ज्वालामुखीय विस्फोट से। नेक्स्ट, ज्वालामुखी से बनने वाली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो कपास के लिए, क्योंकि उपजाऊ होती है। ज्वालामुखी से बनने वाली मिट्टी जो है वो अधिक उपजाऊ होती है और वो कपास के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी द्वारा क्या बनता है? तो ज्वालामुखी द्वारा एक नई भूमि का निर्माण होता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है? तो वो एशिया महाद्वीप में है। सबसे अधिक जो ज्वालामुखी है वो एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट, लावा का रंग आमतौर पर कैसा होता है? तो वो होता है लाल कलर का। लावा का जो रंग है आमतौर पर लाल रंग का होता है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी की ऊर्जा किस प्रकार की होती है? तो वो होती है भूतापीय। ज्वालामुखी की ऊर्जा जो है वो भूतापीय प्रकार की होती है। नेक्स्ट, पायरोक्लास्टिक प्रवाह किसका मिश्रण है? तो मिश्रण है गैस और चट्टान का। पायरोक्लास्टिक जो है वो गैस और चट्टान का मिश्रण है। नेक्स्ट, कौन सा ज्वालामुखी दुनिया का सबसे सक्रिय माना जाता है? तो है किलाउए। किलाउए ज्वालामुखी जो है वो दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। नेक्स्ट, हॉटस्पॉट कहाँ बनते हैं? तो वो बनता है प्लेट के मध्य में। हॉटस्पॉट जो है वो प्लेट के मध्य में बनता है। नेक्स्ट, हवाई द्वीप किसके कारण बने हैं? तो वो ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण बने हैं। हवाई द्वीप जो है वो ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण बने हैं। नेक्स्ट, कौन सा ज्वालामुखी 1980 में फटा था? तो वो था माउंट सेंट हेलेंस। माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी 1980 में फटा था। नेक्स्ट, बेसाल्ट किसका परिणाम है? सही जवाब है तेज लावा शीतलन का परिणाम है बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, सिलिका अधिक होने से लावा कैसा होता है? तो सही जवाब है गाढ़ा। सिलिका अधिक होने से लावा जो है वो एक गाढ़ा होता है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी गैसों में कौन प्रमुख है? सो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्वालामुखी गैसों में प्रमुख है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी किस ऊर्जा का स्रोत है? तो वो है भूतापीय। ज्वालामुखी जो है वो भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट, कौन सी श्रृंखला ज्वालामुखी है दिए गए ऑप्शन में से? तो है एंडीज। एंडीज पर्वत जो है वो ज्वालामुखीय श्रृंखला पर्वत है। नेक्स्ट, मैग्मा किससे बनता है? तो वो बनता है पिघली चट्टान से। मैग्मा जो है वो पिघली हुई चट्टानों से बनता है। नेक्स्ट, लावा के ऊपर आने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो है एक्सट्रूजन। लावा के ऊपर आने की प्रक्रिया को एक्सट्रूजन कहते हैं। नेक्स्ट, अंदर ठंडा होने वाला मैग्मा क्या बनाता है? तो सही जवाब है आग्नेय शेल।
अंदर ठंडा होने वाला मैग्मा जो है वो आग्नेय शेल बनाता है। नेक्स्ट, कौन सा ज्वालामुखी स्तरित कहलाता है? तो वह है स्ट्रेटोवोल्केनो। स्ट्रेटोवोल्केनो जो है वो स्तरित कहलाता है। नेक्स्ट, सबसे गाढ़ा लावा कौन सा होता है? तो वो होता है रयोलाइटिक। रयोलाइटिक जो लावा है वो सबसे गाढ़ा होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का कौन सा हिस्सा ज्वालामुखी से जुड़ा है? तो वो है मेंटल। मेंटल जो है वो पृथ्वी का हिस्सा है, वो ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होता है? तो उसका सही जवाब है तापमान गिरता है। ज्वालामुखी विस्फोट से तापमान गिरता है। नेक्स्ट, ज्वालामुखीय क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो वो रिफ्ट, हॉटस्पॉट और फिशर, ये तीनों कहलाते हैं ज्वालामुखीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शील्ड ज्वालामुखी कौन सा है? तो वह है मौना लोआ। पृथ्वी का सबसे बड़ा शील्ड ज्वालामुखी है मौना लोआ, जो कि यूएसए में स्थित है, अमेरिका में। नेक्स्ट, किस ज्वालामुखी ने 1883 में भारी विनाश किया था? तो वो था क्राकाटोआ। क्रांकाटोआ ज्वालामुखी ने 1883 में एक भारी विनाश किया था। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।